from the country right there with my kinfolk. Goes in my mouth, and they put 26s on benzos. Dirt roads, backwoods, they got weed, but I been dope. Rare kid, nigga, we act good. नमस्कार, मैं हूं अदिति पांडे और आप देख रहे हैं सूचना 24/7। अब वक्त हो चुका है आज की सुर्खियों का। ऋषिकेश में बढ़ते नशे का कारोबार, फिल्म गहराइयों का दर्शकों पर पड़ा खास असर। उत्तराखंड की सभी विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को डाले गए वोट। ऋषिकेश में ऑफलाइन हुई सभी कक्षाएं। उत्तराखंड पर्यटन पर पड़ा कोरोना वायरस का बुरा प्रभाव। भारतीय विद्या भवन के छात्र ऋषिकेश में 7 दिवसीय स्टडी टूर पर हुए रवाना। नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ बनाने की योजना। ऋषिकेश सनातन संस्कृति की पवित्र भूमि है, जहां पर युवाओं और पर्यटकों में बढ़ते नशे की लत काफी चिंताजनक है। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। योग नगरी में चरस, गांजा एवं नशे पदार्थों की केसेस भी काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है। वहीं लक्ष्मण झूला थाना पुलिस का कहना है कि कैंपों में समय समय पर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है और नशे बेचने वाले और करने वाले को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है। आज मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला रोड पे। आज मैं ड्रग्स के बारे में बात करना चाहता हूँ पब्लिक से, जो यहाँ की रहने वाली हैं उनके बारे में। क्वेश्चन ये था कि आजकल की जो यूथ जनरेशन है वो ड्रग्स की बहुत एडिक्ट हो चुकी है। उसको एक तरह से ट्रेंड मानते हैं कि नशे में रहना और नशे में रह के घूमना एक ट्रेंड मानते हैं। ये आपका सही है या गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन सबका अपना अपनी मर्जी है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा ऋषिकेश में ड्रग्स ही ले रहे हैं। अब मैं 21 साल का हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना दारू, कुछ नहीं करता। और इसे एज में भी नहीं कह सकते, यंग भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, छोटे भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। ट्रेंड कैसे बनता है? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर अपना सही कर लो, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ऋषिकेश को आपको ड्रग्स से हटाना है तो यहाँ पर बैन मत करो, एटमॉस्फेयर चेंज कर दो। करते है जो करते हैं उनको चेंज करवा दो बस। तो भैया जो सरकार है वो अभी तक कर क्यों नहीं रही है? नहीं भैया देखो, सरकार तो इसलिए नहीं कर सकती ना। आप टैक्स जो होता है, अब आप पूरे गवर्नमेंट का जो इनकम सोर्स देखोगे तो वो जो ये बिकती है बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, रजनीगंधा, ये सब इनसे बहुत ज़्यादा आता है, तो बंद नहीं कर सकते। आप बीड़ी सिगरेट से ही शुरुआत होती है इन चीज़ों की, यहाँ से बंद कर दो। जो करता है वो करता है, बेचने वालों को रोको, लेने वाले की गलती नहीं है। अब मैं हूँ, अब आपने मुझे रोका है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बोलने का। अगर मुझे कोई चरस गांजे के लिए बोलेगा कि ऐसे फील हो जाएगा, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, मैं भी सोचूंगा एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। तो बेचने वालों को बंद कर दो, लेने वाले खुद बंद कर देंगे। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है। मैं प्रतीक यादव, ऋषिकेश, सूचना 24/7। इन दिनों लोग रचनात्मक और मास्टरपीस फिल्मों के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं, इसीलिए फिल्म गहराइयाँ इनमें से एक है। गहराइयाँ मूवी इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। इसमें दीपिका पादुकोण ने एक्टिंग के जरिए अपने फैंस को हैरान कर दिया। यह 2 बहनों की कहानी है जो एक ही लड़के के प्यार में पड़ गई। गहराइयाँ एक बॉलीवुड रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन शानुक बत्रा के द्वारा किया गया। फिल्म में दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य कारवा लीड रोल में नजर आए। आइए जानते हैं आम जनता को कैसी लगी ये फिल्म। ऋषिकेश में आज फिर आपके साथ मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी रिव्यू के साथ। इस बार जो मूवी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है गहराइयाँ। गहराइयाँ ने ऑडियंस के दिलों में कितनी गहराई छोड़ी है, क्योंकि मूवी में तो काफ़ी सारा समंदर और काफ़ी सारा पानी देखने को मिला है। अब देख लेते हैं कि ऑडियंस के दिल में कितनी गहराई छुटी है इस मूवी की। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, आपने गहराइयाँ मूवी तो ज़रूर देखी होगी, तभी आज आप एज अ ऑडियंस हमारे साथ आप मौजूद हैं। तो कुछ आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को प्लीज़ हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करिए। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इसी तरह हर चीज़ के 2 साइड्स होती हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि इस मूवी के रिव्यूज़ 2 साइडेड लिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग इसको बिल्कुल ही बुरा बता रहे हैं, अपना वेस्ट ऑफ टाइम बता रहे हैं, और कुछ लोग इसको बहुत ही एक अच्छी कोशिश बता रहे हैं। मैं उनमें से हूँ जो इसको एक बेहद खूबसूरत कोशिश बता रहे हैं बॉलीवुड के हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग अगर यही मूवी विद सेम स्क्रिप्ट डीप नाम से हॉलीवुड में बनी होती तो इट कुड हैव बीन अ गुड मास्टर मूवी। बट
from the level of Bollywood. It was a nice try. Thank you so much Sakshi. It was really nice pleasure meeting with you. And as audience, आपने जैसा कि देखा हमारे ऑडियंस से कितना अच्छा अपना रिव्यू शेयर किया इस मूवी को लेकर के, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो आप भी मूवी जाइए, देखिए और अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए। मैं प्रिया कुमार, कैमरा पर्सन शिवेंद्र के साथ, सूचना 24/7। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के साथ उत्तराखंड की भी 70 सीटों पर हुए मतदान को लेकर वहां के स्थानीय मतदाताओं से हमारे संवाददाता ने बात की और वहां के रुझान को जाना। इस पर आप देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुए। इस बार यहां पर आम आदमी पार्टी के चुनाव के लड़ने से त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में यहां भाजपा ने 70 सीटों में से 57 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस को 11 सीटों की जीत प्राप्ति हुई, मगर इस बार कांग्रेस से भाजपा को सीधी चुनौती मिल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने पहले ही चुनाव में पूर्ण कर्नल रहे अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की कोशिश की है। मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले के पास। अभी उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में अभी हमने देखा कि यहाँ पे 14 फरवरी को यहाँ पे एक ही चरण में यहाँ पे मतदान हुआ। यहाँ के हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, लोकल लोग, इनसे जानेंगे अभी विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों पर इन्होंने वोट डाला और क्या क्या इन्होंने अपने सरकार से क्या क्या अपेक्षाएँ की अपने नेताओं से। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है। अगर ऋषभ जी जाने तो अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, तो आपने किन मुद्दे पे वोट दिया इस बार? देखिए, मुद्दा तो हमारा एक ही था कि आजकल जिस हिसाब से हमारे उत्तराखंड में बेरोजगारी फैल रही है, दूसरी चीज़ जिस तरीके से हालत है, हमारी विधानसभा ये यमकेश्वर विधानसभा होती है और ये सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है उत्तराखंड की। रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक ही पार्टी का विधायक है 20 साल से, जिन्होंने विकास के नाम पर जीरो इन द सेंस कि आप रोड की हालत देख सकते हैं, आप घाट देख सकते हैं, आप ऊपर गांव की तरफ जाएंगे तो आप देखो बिल्कुल भी रोड नहीं है, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। और यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे कॉलेजेस नहीं है, आईटी कॉलेज नहीं है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, ना प्रॉपर डिग्री कॉलेजेस हैं, जिसके लिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को दूसरी विधानसभाओं में दूसरी जगह जाके पढ़ना पड़ता है। और ना यहाँ पे एक प्रॉपर ग्राउंड है कि जो यहाँ पे सरकारी ग्राउंड जिसे कहें कि कोई युवा खेल सके। तो अगर ऑब्वियसली अगर खेलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो नशा की तरफ जाएंगे। तो हमारा मुद्दा यही था इस बार परिवर्तन होए, कुछ अच्छा हो, क्योंकि परिवर्तन की और हमने इस बार दूसरी जगह वोट डाला है और कुछ अच्छा सोच के डाला है। अभी इस बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी के रूप में एक नई पार्टी चुनाव लड़ने आई थी केजरीवाल जी के। तो क्या लगता है केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से किस पार्टी का फ़ायदा और किस पार्टी का नुकसान हुआ इस बार? मेरे हिसाब से पार्टी कांग्रेस का ही आना उचित है, क्योंकि जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं वही परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, लक्ष्मण झूला हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि बिजनेस व्यापारी वो इसी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण झूला को बनने कुंभ से पहले इसकी मियाद ख़त्म हो गई थी। यहाँ के विधायक ने कोई सुनवाई नहीं ली, हम लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाया गया, कभी किसी बात में किसी बात में उलझाया गया, पर हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लक्ष्मण झूला से। हमें ये चाहते हैं हमारे व्यापार मंडल लक्ष्मण झूला इस चीज़ का सहयोग चाहता है कि लक्ष्मण झूला बने, नया बने, टूरिस्ट बढ़े और व्यापार बढ़े। हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपने अपने राय रखा और लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी करने का इस बार मौका बन रहा है। और उन्होंने बताया कि इस बार कहीं ना कहीं, कुछ लोगों ने बताया कि शायद परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं उनको जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ कार्य किया है जो जिससे उनके आम जनजीवन में कहीं ना कहीं वो बदलाव का एक बड़ा कारण बना है। तो लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। और हमारे कैमरा पर्सन पारखी के साथ मैं सुरेंद्र, सूचना 24/7 ऋषिकेश। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने पड़े, जिससे जनता में कहीं ना कहीं अविश्वास का माहौल बनता है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर भाजपा वापस कर पाएगी या फिर परिवर्तन होगा। 10 मार्च को परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि जनता किस पर भरोसा करती है और किस पर नहीं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता के साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बात की। मौजूद है ऋषिकेश में, हमारे साथ सुरेंद्र पुंडी जी हैं
जो कि सोशल वर्कर है यहाँ पे, और इनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव को लेके और यहाँ पे इनके द्वारा किए गए कुछ सामाजिक कार्यों को अपने क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो आप एक एनजीओ से जुड़े हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप पहले अपने एनजीओ के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। जो भी हमने काम किए हैं तो भारतीय विद्या भवन के साथ ही हमने काम तो किया है, शुरू किया है। और इसमें हमने अब तक कम्युनिटी का जो तो था टास्क था, उसमें हमने लोग वो तो 70 से 80 गाँव का तो भ्रमण जाके कुछ करवाया है। और कम्युनिटी के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस किया है कि आप लोग वो तो खेती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पर्यटन, ऐसे जैसे अच्छे उस पे तो मुद्दों पे बात की है वही है गांव से। और उसके काफ़ी अच्छे वो तो सकारात्मक रूप से हमें उसका परिणाम भी तो मिला है। और जो कि इसमें काफ़ी अच्छा योगदान तो रहा है भारतीय विद्या भवन का। सर, अगर थोड़ा पॉलिटिकल की तरफ हम अगर बढ़े तो अभी हमने देखा कि हाल ही में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को यहाँ मतदान हुआ है। तो अभी देखा जाए तो सबसे पहले जो सत्ता पक्ष है भाजपा, पिछले 5 साल में आपके यहाँ ऋषिकेश क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट किया और आम जनजीवन में कितना परिवर्तनशील रहा 5 साल? देखिए, पिछले 5 सालों से तो बीजेपी, 5 क्या कहेंगे, 7-8 तो साल तो हो ही गए हैं। चाहे तो आप तो सेंटर से तो ले लो और स्टेट से भी ले लो, तो 5 तो साल हुए। उसमें काफ़ी अच्छा विकास भी हुआ है। जैसे ऑल वेदर उसका हुआ है, तो रोड का हुआ है। ये आपका तो गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री है, और बद्री वो हेतुनाथ है, केदारनाथ है। और ऑल वेदर का रोड से काफ़ी अच्छा हुआ है तो डेवलपमेंट। और जैसे ये कर्ण प्रयाग रेल वो है तो रेलवे लाइन का है, इसका भी तो कार्य तो चल रहा है, जिसमें कि अगर वो तो काफ़ी तो वो तो तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जिससे कि उत्तराखंड की जनता को इससे काफ़ी वो तो लाभ तो मिलेगा आने वाले समय में। और वो तो रोज़गार के भी अवसर खुलेंगे और आने जाने में भी बहुत काफ़ी समय वो तो बचेगा यात्रियों का। और पर्यटन के क्षेत्र में तो ये तो काफ़ी आगे है और आगे भी इसमें बहुत कुछ वो है तो संभावना है। तो भाजपा ने जो किया है तो ठीक है, लेकिन बस इतना अब 100% तो कोई भी चीज़ वो तो संभव तो नहीं होती है। सारे लोग इतने सेटिस्फाइड नहीं वो तो पाते हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग तो होते हैं कि थोड़ा सा बदलाव की जो तो लोग वो करते हैं, बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शायद ऐसा कुछ नहीं है। सर, अगर हम जानना चाहें, भी भाजपा ने पिछले 5 सालों में 2 मुख्यमंत्रियों को बदला है, तो अभी हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों ने बताया कि 2 मुख्यमंत्रियों के बदलने से भाजपा के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा हुआ। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसका तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तीसरे मुख्यमंत्री 5 साल में। तो क्या लगता है, भाजपा अपने विफलताओं की वजह से चेंज किया या फिर नेतृत्व में कहीं ना कहीं अविश्वास था उनके विधायकों में? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है कि तो नेतृत्व के उसमें क्या है, सभी को तो मौका तो मिलना चाहिए। और जैसे पार्टी को तो लगा कि थोड़ा मौका सबको तो मिलना चाहिए, तो उन्होंने तो दिया है। और मैं समझता हूँ कि शायद अभी जो तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी आएंगे भविष्य में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, हमारे साथ थे सुरेंद्र पुंडरी जी और उनके सहयोगी, जिन्होंने अपने मुद्दे, अपने विकास को, डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं माना कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, पुष्कर सिंह धामी जी की, उन्होंने यहाँ ऋषिकेश के लिए टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए बहुत कहीं ना कहीं काम किया है। और इन्होंने भी अपने जो सामाजिक कार्यों के माध्यम से भी काफ़ी जनता को कहीं ना कहीं जागरूक किया है सरकार के प्रति, और जो उनके योजनाओं को लेके और या सामाजिक कहीं ना कहीं उन्होंने जागरूक किया जनता को। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने मुद्दे और अपने विचार खुल के रखे। उत्तराखंड में कोविड के केसों में गिरावट को मद्देनजर रखते हुए 14 फरवरी से किंडरगार्टन व प्ले बॉय स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया। महामारी की तीसरी लहर के चलते 1 महीने तक बंद रहने के बाद दोबारा राज्य में सभी प्रकार के कक्षाओं में भौतिक रूप से पठन कार्य शुरू हो गया।
वहीं कोविड गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जा रहा है। मैं खड़ी हूँ ऋषिकेश में, जहाँ हम यहाँ के लोकल नागरिकों से जानेंगे कि 2 साल कोरोना की महामारी के बाद अचानक से गवर्नमेंट द्वारा स्कूल खोलने और कॉलेज खोलने के बाद बच्चों पे क्या चेंजेस आए हैं और उनके एजुकेशन करिकुलम में क्या उन्हें अलग जानने को मिलेगा। नाम क्या है? रोहित राणा। ओके, कौन से स्कूल में आप? क्लास क्या है आपकी? बाल विद्या निकेतन, क्लास 8। ओके, तो कोरोना से पहले जब कोरोना चल रहा था तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी या फिर आप जाके पढ़ते थे? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। ऑनलाइन ही चल रही थी आपकी। तो फिर जब से आपके स्कूल चालू हुए हैं तो फिर आप ऑफलाइन जाके पढ़ रहे हैं, तो क्या चेंजेस आए हैं आपके पढ़ने में? कैसे अब आप पढ़ रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्यों नहीं, बस पहले वैसे में काम नहीं देते थे, अब दे रहे हैं काम। अच्छा, ऑनलाइन आप जब पढ़ते थे तो ज़्यादा काम नहीं मिलता था और अब आपका काम ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा? अच्छा, तो फिर अब आपको सही लग रहा है? वापस कितने साल बाद आप जा रहे हैं स्कूल? एक साल बाद। 1 साल से आपका स्कूल बंद था। अब सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं या फिर? अभी तो पढ़ाई हो रही है, एग्ज़ाम बाद में होंगे। अच्छा, तो आप कंफर्टेबल हैं ऑफलाइन जाके? आपकी मम्मी पापा वो कंफर्टेबल है, वो कोरोना में आपको भेज रहे हैं या फिर सेफ्टी वगैरह उधर है पूरी? हाँ, वो सही है मम्मी पापा आपके? उत्तराखंड में कोविड-19 मामले में गिरावट के मद्देनज़र रखते हुए 14 फरवरी से किंडरगार्टन एवं प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। महामारी की तीसरी लहर के चलते लगभग 1 महीना तक बंद रहने के बाद 7 फरवरी से राज्य में सभी कक्षाओं में भौतिक रूप से पाठन क्रिया शुरू की गई। अब ऑनलाइन नहीं होगी पढ़ाई। स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि स्कूल रीओपन होने से बच्चों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन क्लासेस से? ऑफलाइन तो बेटर होंगी ही, क्योंकि हमारा उसमें फेस टू फेस जो हम लोग टीचिंग करते हैं उससे हम लोग एक एक बच्चे को देख पा रहे हैं कि कौन बच्चा कौन से उस तक लेवल तक आ गया है। बहुत से बच्चे हमारे बिलो लेवल में अपने क्लास 3rd में अपने क्लास से नहीं मैच कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ रहा है कि हाँ, इसको हमने इस कैटेगरी में रखना है। अब हमने हर क्लास में हमने फर्स्ट उनकी मतलब कैटेगरी बांट दी हैं। एक हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, मतलब 1 स्टार 0 लेवल नहीं बोलेंगे, 1 स्टार, फिर हमने 2 स्टार सेकेंड, और फिर एक को हमने 3rd स्टार में रखा हुआ है। स्टार वाइज हम उनको अब देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टार में इन बच्चों को इतना आता है, उनका एक ग्रुप बना दिया। अगर मान लीजिए हमारे क्लास में 15 बच्चे हैं, अगर 3 बच्चे हमारे फर्स्ट स्टार में, उनका एक लाइन कर दी, सेकंड स्टार वालों की एक लाइन और 3rd वालों की एक लाइन करके उस हिसाब से हम कर रहे हैं काम, तो उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट लग रहा है। जैसा कि आपने देखा, पेरेंट्स, टीचर, स्टूडेंट्स सभी का ये मानना है कि स्कूल वापस से खोलना काफ़ी ज़रूरी थे। इसीलिए कोरोना केसेस डिक्लाइन होने की वजह से और सारे सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने के बाद गवर्नमेंट का ये फैसला काफ़ी सही यहाँ पे लगता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के पर्यटन व्यवसाय पर एक बार फिर कोरोना वायरस की मार दिखने लगी है। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब देवभूमि में पर्यटकों का आना कम हो गया है। पर्यटकों की कमी का असर स्थानीय कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। पर्यटकों का आना जानी कम दिखाई दे रहा है, जिससे यहाँ के होटल, राफ्टिंग, रेस्टोरेंट्स के मालिक, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, पंडित पुजारी, हर किसी के कारोबार पर कोरोना की तीसरी लहर की असर साफ दिखाई दे रही है। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों का क्या कहना है। सर, आपका नाम? गोविंद। सर, जैसे कि कोरोना के तीसरी लहर ने यहाँ के टूरिज़्म को काफ़ी इफ़ेक्ट करा और इस साल देखने को मिला कि फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम थे, और जैसे कि आपका एडवेंचर का बिज़नेस है, तो किस तरीके से बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ और किस तरीके से आप 3rd वेव के बाद अपने बिज़नेस को वापस से बाउंस बैक करा और कैसे वापस से ट्रैक पे लाए, आप बता सकते हैं अपनी कुछ राय इसमें? जी मैम, देखिए पहले यहाँ पे जब कोविड नहीं था तो पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छे टूरिस्ट आते थे, काफ़ी बढ़िया काम रहता था सबका। यहाँ पे जो भी दुकानें, एडवेंचर हो गया, मतलब यहाँ पे ऋषिकेश जो है एडवेंचर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। जो यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है एडवेंचर के उसमें ज़्यादा आता है। लेकिन जब यहाँ पे कोविड आया, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। टूरिस्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जो विदेशों से लोग आते थे वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरी वेव आई उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को, हमने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। लेकिन अभी लगता है कि अब इस बार जो सीज़न होगा काफ़ी अच्छा होगा। जो तीसरी वेव का जो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, तीसरी वेव लगभग निकल ही चुकी है। अभी सब लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो 4 महीने का सीज़न होता है वो अच्छा चलेगा, अच्छा टूरिस्ट आएगा। लेकिन इससे पहले जब यहाँ पे तीसरी वेव आई तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का। जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि इस साल काफ़ी जो विदेशी मेहमान हैं, विदेशी टूरिस्ट है, वो बहुत कम आए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं ऐश्वर्या, सूचना 24/7। भारतीय विद्या भवन के छात्र हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने स्टडी टूर के लिए ऋषिकेश निकले।
स्टडी टूर को लेकर छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। ऋषिकेश स्टडी टूर पर जा रहे भारतीय विद्या भवन के छात्रों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। छात्रों के माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए कोरोना को लेकर थोड़ी चिंता व्यक्त की, मगर उनका यह भी मानना है कि बच्चों के लिए स्टडी टूर बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ मीडिया अध्ययन के लिए काफ़ी सुनहरे मौके मिलेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। मैम, आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं कि कैसे वो स्टडी टूर पे काम करें और कैसे रहें? आपका क्या सलाह है, या आप कैसे सोच रहे हो कि बच्चों को कैसे भेज रहे हो, सेफ़ रहें वगैरह वगैरह? मैं ये चाहती हूँ, मैं इसके जाने से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये बाहर जा रहे हैं, सेफ्टी से जाएं, सेफ्टी से आएँ और जो भी काम कर रहे हैं वहाँ अपनी पूरी मेहनत से और लगन से करें और अपनी पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। तो चलिए एक काम करते हैं, अब कुछ बच्चों से ही बात करते हैं कि उनका क्या तरीका है, क्या तरीका वो अपनाना चाह रहे हैं अपने स्टडी टूर के लिए। सौरभ, तो मेरे को बताइए, आपने क्या प्लानिंग करी है अपने स्टडी टूर के लिए? आपका क्या क्या काम करोगे, आप वहाँ पे कैसे कैसे करोगे? जैसा कि यहाँ पे हम ट्रिप में आ रहे हैं कॉलेज के साइड से, पर बस हम लोग ट्रिप में मज़ा करने जा रहे हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने भी आ रहे हैं और कैमरा है, एक्टिंग है, जो भी हमने यहाँ पे सीखा है हम वहाँ पर रियल लाइफ में एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। हर दिन काम डिसाइड है, सब टीचर असाइन है। तो अगर पूछा जाए कि क्या कर रहे हो, तो एक टीम में हम सभी हर काम कर रहे हैं। तो एक दिन हम वीडियो मैगजीन पे काम करेंगे, जैसे हम RTV जैसे हैं तो हम उनको हेल्प करेंगे जो अदर कोर्स के हैं। तो हम ये भी सीख रहे हैं कि जो डायरेक्टर हैं हम उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे हमें जर्नलिज्म का नॉलेज है, पर कैसे कैमरा संभालना है, हमने थ्योरी तो पढ़ी है, पर एक्चुअल में कैसे होगा वो हम वहाँ जाके सीखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा होगा, एक्सपीरियंस होगा। थोड़ी मौज मस्ती का कोई सरप्राइज डांस डूंस का कुछ ये अगर हम रिवील कर देंगे तो फिर चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे ही बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और पेरेंट्स भी उनके काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो हम आपको आगे की खबर ऋषिकेश में देते हैं। 7 दिनों के स्टडी टूर पर ऋषिकेश गए भारतीय विद्या भवन के छात्रों ने शिक्षात्मक प्रोजेक्ट पर काम किए। यहाँ एक टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वहीं दूसरी टीम ने ऋषिकेश के सौंदर्य को लेकर म्यूज़िक वीडियो बनाई। वहाँ पर प्रतिदिन एक टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुति की। इसी स्टडी टूर में भारतीय विद्या भवन के छात्र और कैंपस के सभी अध्यापिका को मिलाकर लगभग 70 लोगों ने हिस्सा लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हूँ इस वक्त ऋषिकेश में। यहाँ पे होने वाला है हमारे स्टडी टूर का पहला कल्चरल एक्ट। इसमें हमारे एक्ट में परफॉर्म करेंगे ग्रुप नंबर D। तो चलिए हम कबीर और शिविका से बात करते हैं, उन्होंने कैसी अपनी परफॉर्मेंस की तैयारियाँ करी और उनको कैसा लग रहा है अभी इस वक्त। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने कभी लड़की बन के डांस किया नहीं, लेकिन यहाँ लड़की बना दिया और बस इतना अच्छा हो गया कि प्राइज़ मिला है। और शिविका जी, आप क्या कहना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट द होल टीम, द होल डेयरडेविल टीम, और बाकी सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। हर किसी ने, सबने एंजॉय करा, सीटियाँ भी बजी, सो दिस वाज द बेस्ट पार्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी इनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी है और कबीर और शिविका जी अपना पहला एक्ट जीत चुके हैं। मैं पहले तो इनको टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। और काफ़ी मेहनत लगती है एक परफॉर्मेंस को क्रिएट करने में, माहौल क्रिएट करने में। इसी के साथ मैं यजस सेठी, कैमरामैन दिनेश के साथ, सूचना 24/7। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत नमामि गंगे योजना बनाई गई। इस योजना के तहत देश की नदियों को स्वच्छ करने व घाटों का निर्माण करने का काम किया गया, जिसका असर हमें देखने को मिला। ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे के तहत यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखते हुए घाटों की सफाई, कूड़ेदान की व्यवस्था कराई गई। घाट के किनारे सार्वजनिक शौचालय भी बनाए गए, साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। लेकिन स्वच्छता का ध्यान सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि स्थानीय निवासी एवं पर्यटकों का भी है। आइए जानते हैं ऋषिकेश के स्थानीय निवासियों के भी क्या राय है। मैं खड़ा हूँ अभी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला इलाके में, जहाँ हम लोगों से जानेंगे गंगा की स्वच्छता के बारे में, पहले में और अभी में गंगा की स्वच्छता में क्या क्या बदलाव आया। तो आज हम बात करेंगे विशाल जी से। जैसे विशाल जी, जैसे हमने देखा था कि पहले गंगा में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि गंगा काफ़ी साफ़ दिखाई दे रही है। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, गंगा जो साफ़ दिखाई दे रही है वो यहाँ की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है।
अगर आप गंगा की सफाई की बात करते हो तो गंगा यहाँ आपको उत्तराखंड तक ही साफ दिखाई देगी। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, वहाँ पे चल रहा है सफाई अभियान, पर इस लेवल तक नहीं है कि हम कह सकें कि गंगा पूरी तरीके से साफ़ है। यहाँ की सरकार ने मेंटेन किया हुआ है। उत्तराखंड के अंदर आप देख सकते हो। इससे ऊपर चले जाइए आप, जहाँ से गंगा का उद्गम स्थान है गंगोत्री, वहाँ आपको इससे भी और स्वच्छ मिलेगी। तो यहाँ की सरकार ने इनिशिएटिव लिया है जो चल रहा है। अदर गवर्नमेंट्स को भी लेने चाहिए ऐसे स्टेप्स जो यहाँ मेंटेन किए हुए हैं इस गवर्नमेंट ने। लेकिन जहाँ जहाँ पर गंगा हमारी प्रदूषित दिखाई देती है, वहाँ की सरकार ऐसे कौन से कदम है जो उठा नहीं पा रही है जिसकी वजह से वो गंदी रह रही है? देखो जी, गंगा को साफ बनाने का अगर ठेका ले रखा है वो सरकार ने नहीं ले रखा, वो हर एक आम आदमी ने लिया हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। अभी एक भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए थे, वहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अपने कपड़े धोना मना है, अपने अंडर गारमेंट्स धोना मना है, अपने हाथ पैर अंदर धोना मना है, साबुन लगाना मना है। तो कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता। जैसा कि अभी आपने सुना, पहले गंगा की स्वच्छता में और अब की गंगा की स्वच्छता में कितना ज़्यादा फ़र्क आया। अभी जैसे भैया ने भी बताया कि पहले से गंगा काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ दिखाई देती है। मैं दिनेश, कैमरामैन यजस के साथ, सूचना 24/7 तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए सूचना 24/7 के साथ।